नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के बिज़नेस स्टैंडर्ड प्लस फाइनेंशियल एक्सप्रेस के एनालिसिस में। इस वीडियो में हम लोग एनालाइज़ करते हैं वो सारे बिज़नेस इकोनॉमिक्स के न्यूज़ जो आपके इनकम, आपके खर्चे और आपके इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू को अफ़ेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे अगर न्यूज़ आप चाहते हैं सिम्प्लिफाइड मैनर में तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा गोल ये भी है कि कोई अगर खुद से बिज़नेस न्यूज़पेपर्स पढ़ना चाहता है, तो वो सीख पाए कि किस तरीके से उसे बिज़नेस न्यूज़पेपर्स को एनालाइज़ करना है और इसके साथ ही किस तरीके से उसे डॉट्स कनेक्ट करना है क्योंकि सारे न्यूज़ एक-दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो यहाँ पे ओवरव्यू ले लेते हैं आज के न्यूज़पेपर का। हम कुछ आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे जिसमें सबसे पहले है इंडियाज़ रेडीज़ प्लान्स टू टैकल यूएस फर्स्ट पॉलिसी क्योंकि ट्रम्प की पॉलिसी है यूएस फर्स्ट तो इंडिया उसे कैसे टैकल करने वाला है। एजेंसीज़ ने इंडिया के एफवाई 25 के ग्रोथ फोरकास्ट को जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट को अब कम कर दिया है पहले से। 100% टैरिफ ऑन ब्रिक्स इफ इट डंप्स डॉलर वांट्स ट्रम्प। डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा है कि हम 100% टैरिफ लगा देंगे ब्रिक्स नेशन पे। ब्रिक्स नेशन क्या है? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। इनका कोलैबोरेशन है, ये काफ़ी फेमस है ब्रिक्स। इस टाइम पे काफ़ी पॉपुलर भी रहा है इस साल एंड इन्होंने कहा है कि अगर इन्होंने कोई दूसरी करेंसी अडॉप्ट करने की कोशिश की, तो इनके ऊपर मैं 100% टैरिफ लगा दूँगा। तो यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि क्या क्या ये पॉसिबल भी है जो डोनाल्ड ट्रम्प बोल रहे हैं। शार्प स्लो डाउन सॉल्यूशंस नीड टू गो बियॉन्ड इंटरेस्ट रेट कट्स। जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट डेटा है रिलीज किया गया है यहाँ पे, तो इसमें हमें शार्प स्लो डाउन देखने को मिला एंड राइटर कह रहे हैं इस एडिटोरियल में कि इंटरेस्ट रेट कट से भी आगे कुछ हमें चीजें करनी होंगी। तो एडिटोरियल के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से रियल एस्टेट जो सेक्टर है इंडिया में इस वक्त क्या चल रहा है इसमें और आगे क्या स्कोप है अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहो तो, या अगर आपके ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट्स हैं। इंडियाज़ इनकॉर्पोरेशंस इंटरेस्ट कवरेज रेशियो डाउन टू 7 क्वार्टर लो। मैं आपको बताऊँगा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या होता है। एंड आखिर में एक एडिटोरियल है Q2 जीडीपी नंबर्स हैव अ पॉजिटिव टेक अवे। जब जब हम जीडीपी पे नेगेटिव चीज़ों की बात कर रहे हैं क्योंकि जीडीपी ग्रोथ रेट स्लो था, तो हम कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ नेगेटिव पे छोड़ देंगे। तो शुरुआत करते हैं, काफ़ी सारे आर्टिकल्स हैं, तो हम सारे कवर करने की कोशिश करेंगे ब्रीफली। तो यहाँ पे सबसे पहला आर्टिकल क्या है? इंडिया रेडी कर रहा है प्लान कि वो यूएस फर्स्ट पॉलिसी को टैकल करे। इंडिया कई सारे स्ट्रैटेजीज़ बना रहा है। फाइनेंस, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री जो है वो ऑलरेडी ब्रेनस्टॉर्म कर रही है कि क्या-क्या चैलेंज हम फेस कर सकते हैं यूएस प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रम्प के प्रोटेक्शनिस्ट ट्रेड पॉलिसी से। प्रोटेक्शनिस्ट ट्रेड पॉलिसी क्या होता है? प्रोटेक्शनिस्ट, प्रोटेक्शन से बना है ये वर्ड। एंड जब कोई भी कंट्री ऐसा काम करती है ना जिससे वो अपने जो खुद की इंडस्ट्री है, खुद के चीज़ें हैं, उनको प्रोटेक्ट करना चाहती है बाहर के कंपनीज़ से, कंट्रीज़ से, तो वो प्रोटेक्शनिस्ट होता है। जैसे इंडिया, डोनाल्ड ट्रम्प ने एक्यूज़ किया है कि इंडिया दुनिया का सबसे प्रोटेक्शनिस्ट कंट्री है। बाहर दूसरी जो फॉरेन कंपनीज़ हैं, उन पे इतने रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं इंडिया ने कि मतलब हद कोई कंपैरिज़न नहीं है दूसरी कंट्रीज़ का, उनका ये कहना है। तो ट्रम्प जो है वो चैम्पियन करते हैं इस मेक अमेरिका ग्रेट अगेन स्लोगन एंड एन अमेरिका फर्स्ट एजेंडा। तो यहाँ पे जो इनकमिंग प्रेसिडेंट है, उनका सबसे जो मेन टूल होगा इज़ अमेरिका फर्स्ट और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन स्लोगन को अचीव करने के लिए वो होगा टैरिफ्स। टैरिफ्स मतलब टैक्सेस। एक तरीके से जो फाइनेंशियल टैरिफ्स होते हैं वो तो टैक्सेस ही होते हैं और यूएस जो है इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर भी है, एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है, हमारा एक्सपोर्ट सरप्लस है एक्चुअली एंड 4th लार्जेस्ट सोर्स है इंपोर्टेड गुड्स का, हम गुड्स इंपोर्ट भी करते हैं यूएस से काफ़ी। तो उन्होंने कहा है कि जो ब्रिक्स ब्लॉक है जिसका इंडिया पार्ट है, उसपे वो सबसे पहले तो अगर उन्होंने डॉलर को अंडरमाइन किया तो 100% टैरिफ लग जाएगा। मिनिस्ट्रीज़ ऑलरेडी सोच रही हैं कि हम किस तरीके से अभी डिसीजन लें और रिएक्ट करें ट्रम्प की पॉलिसीज़ पे ताकि इंडिया का जो इकोनॉमिक पॉलिसी है और पॉलिसी डिसीजन है, वो प्रॉपर्ली प्रिपेयर्ड रहे, ठीक है, ट्रम्प के लिए। तो गवर्नमेंट क्लोज़ली असेस कर रही है ट्रम्प के इलेक्शन स्पीच को, एक्शंस को ड्यूरिंग हिज़ प्रीवियस टेन्योर एंड पिछला भी उन्होंने जो टेन्योर था इनका उसमें वो भी देखना ज़रूरी है कि उन्होंने किस-किस तरीके के डिसीजंस लिए थे उस वक़्त। आते हैं अगले आर्टिकल पे। एजेंसीज़ कट इंडिया एफवाई 25 फोरकास्ट, ग्रोथ फोरकास्ट मतलब जीडीपी ग्रोथ रेट जो हमारी अर्थव्यवस्था है, इसके फोरकास्ट को कम कर दिया गया है। जो आगे के अनुमान थे, अब फिर से इन्होंने रिवाइज़ कर दिया और अनुमान को और कम कर दिया। तो अभी जो डेटा आया उसको देख करके क्योंकि 5.4% का डेटा आया, अनुमान से काफ़ी कम आया या जुलाई-सितंबर का, ग्रोथ जो था ये 6% था ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ। अगर आप फर्स्ट हाफ देखेंगे, H1 जिसे हम बोलते हैं, फर्स्ट हाफ हमारे इस साल का, हमारी ग्रोथ थी एवरेज 6% रही है। तो ये जो 6% एवरेज ग्रोथ रेट रही है, ये भी मैं कहूँगा एक्सपेक्टेशन से काफ़ी कम थी क्योंकि आरबीआई ने एस्टिमेट किया था 7.2%, तो इससे तो काफ़ी कम थी। फाइनेंस मिनिस्ट्री एक्सपेक्ट कर रही है 6.5 टू 7%। तो एमपीसी जो है आरबीआई की, हो सकता है कि वो प्रोजेक्शन को कम करे 7.2% से। अभी पॉलिसी रिव्यू होने वाला है दिसंबर 6 को।
एंड यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि पिकअप हो सकता है मोमेंटम में अज़्यूम किया जा रहा है H2 में, तो ग्रोथ के जो एस्टिमेट्स हैं, वो 6.5 परसेंट अभी लाए जाएँगे 6.8% से, जहाँ फर्दर डाउनसाइड रिस्क भी है। हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर जो है अक्टूबर के लिए कह रहे हैं कि इम्प्रूवमेंट्स आई हैं। तो देखिए ये जो जीडीपी डेटा है ये पास्ट है अब, आगे की बात करो। आगे क्या है? आगे इम्प्रूवमेंट्स है मल्टीपल सेक्टर में। परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स जो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर का है, वो सितंबर के लो से अब रिकवर कर रहा है। परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज़ ये क्या बढ़ाता है? कि बताता है कि मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रहा है या घट रहा है? तो पीएमआई परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स सर्विस का भी होता है, मैन्युफैक्चरिंग का भी होता है और अगर ये 50 से ऊपर जा रहा है, जितना भी ऊपर जा रहा है, इसका मतलब ये है कि ये एक्सपैंड कर रहा है, जो सेक्टर है और एक्सपैंड भी और ज़्यादा कर रहा है अगर जैसे पहले 55 था, 56 है तो और बढ़िया कर रहा है। की मैट्रिक्स जैसे कि जीएसटी कलेक्शन, ई-वे बिल, स्टोर रेवेन्यूज़ ये अक्टूबर में इंक्रीज़ हुए हैं और जो डिमांड साइड डायनामिक है, वो शो कर रहा है कि रूरल डिमांड अब आउटपेस कर रहा है अर्बन एक्विवेलेंट को। तो कहीं न कहीं जो रूरल एरियाज़ हैं, वहाँ पे डिमांड कंज़म्पशन काफ़ी बढ़िया है अर्बन एरियाज़ से और अर्बन एरियाज़ की थोड़ी टेंशन भी है लोगों को, इकोनॉमिस्ट को कि अर्बन एरियाज़ में ऐसा क्या हो रहा है भाई, कि लोग कंज़म्पशन कम कर रहे हैं। तो रूरल फ़ोकस सेक्टर्स में काफ़ी बढ़िया हमें परफ़ॉर्मेंस भी देखने को मिला है। टू व्हीलर सेक्टर्स बहुत बढ़िया चल रहा है, टू व्हीलर बाइक्स देखिए। ट्रैक्टर्स बहुत बढ़िया सेल्स है, डबल डिजिट ग्रोथ रेट है और जो आउटपुट की इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज़ है, जिसे हम कोर सेक्टर बोलते हैं। अच्छा ये ज़रूर याद रखिएगा, कोर सेक्टर क्या हो? हमारी की इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज़ होती हैं कोर सेक्टर। तो कोई प्लीज़ बताइएगा कि कोर सेक्टर में कौन-कौन सी इंडस्ट्रीज़ आती हैं, कौन-कौन से सेक्टर्स आते हैं? मैं कई बार ये डिस्कस कर चुका हूँ। तो यहाँ पे अगर आप बात करेंगे जो वीकनेस है H1 FY25 में फर्स्ट हाफ का जो वीकनेस था, एक तो वो अर्बन डिमांड की वजह से हुआ, शहरों में कंजम्पशन कम हुआ और जनरल जो गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो भी कम हुआ, इलेक्शन भी उसका रीज़न बताया जाता है। तो यहाँ पे कहीं न कहीं स्लो डाउन इसलिए हमें देखने को मिला है अर्बन एरियाज़ में और कंपनीज़ के ऊपर भी जो फ़र्क पड़ा है इस बार जो रिज़ल्ट्स आए क्वार्टरली वो यही रीज़न दे रहे हैं कि अर्बन कंजम्पशन थोड़ा कम हो गया है। पब्लिक एक्सपेंडिचर की बात करें तो वो सेकंड हाफ में काफ़ी बढ़िया होगा मतलब यहाँ पे सेकंड हाफ जो है पॉजिटिव लग रहा है। कंट्रैक्शन है सेंट्रल गवर्नमेंट के कैपेक्स में फॉर द थर्ड मंथ इन अ रो इन अक्टूबर विल लिमिट सपोर्ट। गवर्नमेंट की स्पेंडिंग में कंट्रैक्शन है मतलब कम हुआ है। गवर्नमेंट पैसे अगर कम खर्च करेगी तो इससे थोड़ा तो देखिए स्लगिश इकोनॉमी रहेगा क्योंकि इकोनॉमी ग्रो करता है इन्वेस्टमेंट से और इन्वेस्टमेंट अगर गवर्नमेंट नहीं करेगी तो प्राइवेट कंपनीज़ को करना होगा, प्राइवेट सेक्टर को, फॉरेन इन्वेस्टर्स को। वो नहीं होता है तो कहीं न कहीं ग्रोथ रेट काफ़ी हिंडर होती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। तो मेजर रिबाउंड जो है H2 में होने की संभावना है। यहाँ पे एक्चुअली हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बढ़िया यहाँ से रिवर्सल आएगा और ग्रोथ पिकअप करेगा। गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी इंक्रीज़ होगी एंड इन्वेस्टमेंट भी स्ट्रॉन्ग आएगा और स्ट्रॉन्ग कंजम्पशन भी आएगा। एफडीआई का डेटा भी जो आया है अभी स्ट्रॉन्ग आया है पहले से काफ़ी। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं हम इसे। तो निवेश अगर स्ट्रॉन्ग आ रहा है तो आगे ग्रोथ भी काफ़ी बढ़िया रहती है। ऑल्दो एकदम से नहीं बढ़ जाती है लेकिन येस उसका इम्पैक्ट आगे के क्वार्टर्स में हमें देखने को मिलता है। तो जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स हैं की सेक्टर्स के जैसे मैन्युफैक्चरिंग वो अब नॉर्मल हो सकते हैं Q4 तक। अनफेवरेबल बेस इफेक्ट भी होगा एंड यहाँ पे फाइनेंशियल सर्विसेज़ जो कंपनी है, जिसे हम कहते हैं बैंक्स और फाइनेंशियल सर्विसेज़, वहाँ पे और स्लो डाउन देखने को मिल सकता है। क्योंकि लेंडिंग स्टैंडर्ड्स बड़े ही टाइटन किए जा रहे हैं इंडिया में मतलब लोन देना अब आसान नहीं होगा, लोन मिलना भी आसान नहीं होगा। इससे बैंक्स और फाइनेंशियल सर्विसेज़ कंपनी को कहीं न कहीं जो ग्रोथ है इनकी, ये अब की पहले से कम रहेगी और आप तो जानते हैं बैंक निफ्टी किस तरीके से ग्रो किया है बैंक निफ्टी ने, तो बैंक्स ने ग्रो इतना बढ़िया किया था अपने रिज़ल्ट्स में भी, जो अब कहीं न कहीं हमें थोड़ा-सा हिंडर होता हुआ दिखेगा। 100% tariffs on BRICS if it dumps dollar warns Trump. यूएस प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने वार्न किया है कि जो ब्रिक्स नेशन है ना, मुझे सबसे कमिटमेंट चाहिए कि कोई नई करेंसी क्रिएट नहीं करेंगे अल्टरनेटिव टू यूज़ यूएस डॉलर। एंड अगर किया तो 100% का टैरिफ लगा दूँगा। अब देखिए ये डोनाल्ड ट्रम्प तो टैरिफ ऐसा लगता है जैसे किसी आप बच्चे के हाथ में गन दे दो वो सबके तरफ पॉइंट करने लगता है। एक जो टॉय होता है वो भी। तो ये उस तरीके का थ्रेट लगता है क्योंकि आप पूरी दुनिया पे वैसे ही टैरिफ लगाने की बात कर रहे हो। आपने तो बोला ही है कि आप चाइना पे वैसे ही टैरिफ लगा दोगे 100%। रशिया के साथ आप ट्रेड नहीं करते हो, सैंक्शंस लगा रखे हैं। ठीक है। इंडिया पे आप बोल रहे हो कि आप टैरिफ लगाओगे क्योंकि इंडिया काफ़ी प्रोटेक्शनिस्ट कंट्री है। तो फिर तो बचा ही क्या? अगर आप 100% टैरिफ लगा देते हो, आज अगर इंडिया 100% टैरिफ लगा दे सारे गुड्स पे, तो क्या लगता है आपको? इंडिया का नुकसान नहीं होगा, बहुत ज़्यादा नुकसान होगा क्योंकि हमारी हर चीज़ जो हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, जो इम्पोर्ट कर रहे हैं, वो डबल महँगी हो जाएगी, ठीक है? इन्फ्लेशन इंडिया का कहाँ पहुँच जाएगा, आप खुद सोचिए। तो जो डोनाल्ड ट्रम्प कर रहे हैं, ये कह रहे हैं, ये पॉसिबल नहीं है और ये हमारी कंट्री को भी पता है और इकोनॉमिस्ट को भी पता है देखिए, कि
थोड़े से एम्प्टी साउंड करते हैं बस अगर आप टैरिफ की बात करो तो। 100% टैरिफ लगा देना मतलब ये है कि यूएस में इन्फ्लेशन मुझे लगता है शायद ये 25% पे पहुँचा देंगे। यूएस की अर्थव्यवस्था को ही खत्म कर देंगे। हो सकता है मैं थोड़ा गलत हूँ या मैं एग्ज़ैजरेट कर रहा हूँगा, लेकिन जहाँ तक एक अगर आप लॉजिकली सोचें तो 100% टैरिफ लगा देना ये बहुत ही बचकाना साउंड करता है ब्रिक्स नेशन पे। एन आइडिया दैट ब्रिक्स नेशन आर ट्राइंग टू मूव अवे फ्रॉम डॉलर। आइडिया ये है कि जो आइडिया है कि डॉलर के से दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, जब तक मैं हूँ और देख रहा हूँ, तब ये खत्म होना चाहिए। इनका ये कहना है सोशल नेटवर्क पर इन्होंने पोस्ट किया एंड इन्होंने कहा कि हमें कमिटमेंट चाहिए होगा दीज़ कंट्रीज़ से कि ये ना तो ब्रिक्स करेंसी क्रिएट करेंगे, ना बैक करेंगे कोई दूसरी करेंसी टू रिप्लेस माइटी डॉलर, नहीं तो 100% टैरिफ लगा दिया जाएगा इन पर एंड इनको बेसिकली ये मानना होगा कि यूएस इकोनॉमी में कुछ भी सेल नहीं करने वाले हैं। तो ट्रम्प ने अपने कैंपेन ट्रेल में प्लेज किया कि ये कॉस्टली कर देंगे उन कंट्रीज़ के लिए जो यूएस डॉलर से जा रही हैं, ट्रेड करना यूएस के साथ और थ्रेटन किया है कि वो टैरिफ्स का इस्तेमाल करेंगे और देखेंगे कि आप उनकी बात मानो। उनके एडवाइज़र्स जो हैं, इकोनॉमिक एडवाइज़र्स वो डिस्कस कर रहे हैं तरीके जिससे वो पनिश करें एलाइज़ को और एडवर्सरीज़ को, जो भी एंगेज करते हैं बायलैटरल ट्रेड में इन करेंसीज़ में अदर देन डॉलर्स। एंड ये जो मेजर्स हैं इंक्लूड कंसिडरिंग ऑप्शंस जैसे कि एक्सपोर्ट कंट्रोल्स, करेंसी मैनिपुलेशन के चार्जेस, लिवाइज ऑन ट्रेड मतलब ट्रेड पर ये टैरिफ्स लगाना चाहेंगे, मैनिपुलेशन के चार्जेस डालने चाहेंगे, कुछ भी चीज़ें वो जो भी इकोनॉमिक वेपन है उनके पास वो यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो कोई चांस नहीं है उनका कहना है कि ब्रिक्स नेशन जो है यूएस डॉलर को रिप्लेस कर पाएँगे इंटरनेशनल ट्रेड में एंड कोई भी कंट्री जो करती है, उसे गुड बाय कहना होगा अमेरिका को। तो प्रेसिडेंट इलेक्ट की जो वार्निंग है अगेंस्ट ब्रिक्स नेशन ये सजेस्ट करता है कि कितना कन्फ्यूज़ है इनकमिंग एडमिनिस्ट्रेशन अबाउट ग्लोबल ट्रेड एंड कैपिटल सिस्टम। माइकल पेटिस का ये कहना है जो कार्नेगी एंडाउमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस के सीनियर फेलो हैं। उनका कहना है कि यूएस जो है वो ना तो अपना ट्रेड डेफिसिट ये चीज़ें साथ में नहीं हो सकती कि आप ट्रेड डेफिसिट को भी कम कर दो और ग्लोबल डोमिनेंस भी बढ़ा दो यूएसडी की, ये कैसे पॉसिबल है? ठीक है? क्योंकि ये डायमेट्रिकली अपोज़्ड कंडीशन है। अगर आपको यूएस में ट्रेड डेफिसिट को कम करना है, ठीक है ना? कि आपको एक्सपोर्ट भी ज़्यादा करना है, इम्पोर्ट कम करना है, तो आपको डॉलर को तो कमज़ोर करना होगा ना। इंडिया अगर बोले कि नहीं हम डॉलर को ₹1 को $1 के बराबर ले आएँगे, तो इंडिया क्या कुछ भी एक्सपोर्ट कर पाएगा? लोग सब कुछ चाइना से, वियतनाम से खरीदेंगे, क्योंकि हमारी करेंसी इतनी महँगी हो जाएगी उनके लिए, राइट? तो जापान, चाइना, इंडिया ये सब अपनी करेंसी इतनी वीक क्यों है इनकी? अब कुछ तो लॉजिक होगा, वीक इसलिए है क्योंकि हम एक्सपोर्ट करते हैं। अगर हम $1 के अगेंस्ट मान लीजिए ₹50 की वैल्यू मिलती है आपको और जापान में आपको लेट्स से ₹25 की वैल्यू मिलती है। अब जापान और इंडिया अगर एक ही सामान सेम कॉस्ट पे बना रहा है, तो आप ये सोचिए कि जब यूएस खरीदना चाहेगा वो सामान उससे, तो वो देखिएगा कि $1 में पहले तो मुझे ₹100 मिल जा रहे हैं या ₹50 मिल जा रहे हैं रुपीज़ के टर्म्स में। मैं 2 सामान ले पा रहा हूँ इससे, सेम सामान है वो। और जापान में क्योंकि करेंसी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ₹25 ही मिलेंगे मुझे, 25 येन मिलेंगे, तो मैं सिर्फ़ एक ही खरीद पाऊँगा। तो जापान और इंडिया अगर सेम कॉस्ट पे भी सामान को बनाते हैं और सेम कॉस्ट पे बेचते हैं, तो देखिए करेंसी यहाँ पे कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जो ब्रिक्स नेशन है वो डिस्कस कर रहे हैं इश्यू ऑफ डी-डॉलराइज़ेशन उन्होंने डिस्कस किया था 2023 में और डॉलर डोमिनेंस का जो ट्रैक्शन है वो आया 2022 में जब यूएस ने इकोनॉमिक सैंक्शंस इम्पोज़ किए रशिया के ऊपर। तो लेट्स सी आगे क्या होता है एंड क्या किस तरीके की चीज़ें करते हैं, काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल चीज़ें बोलते हैं डोनाल्ड ट्रम्प लेकिन कहीं न कहीं उन्हें भी इस चीज़ की ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं है। शार्प स्लो डाउन। अब बात करें एक एडिटोरियल आर्टिकल की, जो जीडीपी डेटा आया है, उससे रिलेटेड काफ़ी आर्टिकल्स हैं क्योंकि काफ़ी शॉकिंग रहा है ये। अब देखिए मार्केट भी आज इसलिए नीचे था। तो नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस का अगर आप लास्ट वीक का देखेंगे तो काफ़ी सरप्राइज़ हुए हैं लोग एंड एंटिसिपेट कर रहे हैं कि जो स्लो डाउन है डिमांड में वो रिफ्लेक्ट कर रहा है जीडीपी का डेटा एंड किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सिर्फ 5.5% की ग्रोथ आएगी, 5.4% की। तो इकोनॉमिस्ट है आरबीआई में वो पर्टिकुलरली डिसअपॉइंटेड है क्योंकि उन्होंने तो 7% की प्रोजेक्शन की थी। तो उनका प्रोजेक्शन तो मतलब ऐसा था कि आप कह रहे हो एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ है 90% आएँगे और फिर आप बिल्कुल ऐसा हो कि 49% आ रहे हैं आपके। इतना गैप तो नहीं होना चाहिए। तो इकोनॉमी जो है वो ग्रो कर रही है ओनली 6% से फर्स्ट हाफ में जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है और फुल ईयर जो ग्रोथ था प्रोजेक्शन 7.2% का अब इसको रिवाइज़ करना पड़ेगा। ये तो नहीं होने वाला। ठीक है? एंड जो ग्रोथ है वो कंस्ट्रेंट है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के द्वारा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वीक रहा है। 2.2% का एक्सपेंशन आया ईयर ऑन ईयर, जो कि फर्स्ट क्वार्टर में 7% था। जो एक्टिविटी है वो स्लो हुई है कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, माइनिंग सेक्टर ने कंट्रैक्शन रजिस्टर किया है और एग्रीकल्चर सेक्टर 3.5% के हिसाब से ग्रो कर रहा है, जो सिर्फ 1.7% था। तो मैं बता दूँ जो एक सिल्वर लाइनिंग है हमारी इकोनॉमी में अभी वो है एग्रीकल्चर सेक्टर। ग्रोथ रेट पहले से कम हुआ है, कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुए हैं, पॉलिसी मैनेजर्स के काफ़ी सारे क्वेश्चन्स भी इससे उठते हैं, सवाल काफ़ी सारे उठते हैं। लास्ट जीडीपी नंबर जो था बिफोर प्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन बजट अगर आप देखेंगे तो
बिल्कुल अलग ही जो प्रोजेक्शंस थी हमारी, उससे चीज़ें बिल्कुल अलग हो रही हैं। एनएसए जो है रिलीज़ करेगा पहला एडवांस एस्टिमेट फाइनेंशियल ईयर मतलब फाइनेंशियल ईयर का जनवरी के स्टार्टिंग में आपको मिल जाएगा एनएसए द्वारा, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस है जो, और इंक्लूजन होगा एडिशनल इन्फॉर्मेशन का, ठीक है? लेकिन ये जो एस्टिमेट्स हैं, इनमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिमिटेड ही रहने वाले हैं। तो नया अनुमान आने वाला है, रिवाइज़ एस्टिमेट्स भी आने वाले हैं, आगे क्या रहने वाला है। बट येस, सब लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एक चीज़ कॉमन है कि यहाँ ये जो स्लो डाउन था ना, ये बॉटम है, यहाँ से अब रिकवरी ही आनी है, तो सेकंड हाफ जो है वो बढ़िया ही होना है। नॉमिनल ग्रोथ जो था फर्स्ट हाफ में वो था 8.9%, बजट प्रोजेक्शंस जो थे वो बेस्ड थे नॉमिनल ग्रोथ पे, असम्पशन था जहाँ पे 10.5% का। अगर ट्रेंड कंटिन्यू करता है सेकंड हाफ में तो फिस्कल डेफिसिट इन एब्सोल्यूट टर्म्स जो होगा वो कंटेन हो जाएगा लोअर लेवल पे एंड 4.9% ऑफ जीडीपी को मीट कर जाएगा। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है मैं बता दूँ, मिडिल क्लास फैमिलीज़ तो स्पेशली अगर आप देखेंगे फिस्कल डेफिसिट में ही रहते हैं, जहाँ आपकी इनकम हमेशा कम होती है। आपके एक सेकंड, इसको इस तरीके से नहीं हम मार्क करते हैं। इनकम हमेशा कम होती है, किससे? आपके खर्चों से। तो ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। अब हमारे बजट का 4.9% का टारगेट है हमारा कि भाई 4.9% पे ही रखना है इसको, ठीक है? तो क्या यहाँ पे ये टारगेट तो एटलीस्ट अचीव होता हुआ नज़र आ रहा है। मतलब गवर्नमेंट जो है वो खर्चा कम करेगी, तभी तो खर्चे कम करोगे क्योंकि इनकम तो बढ़ रहा है नहीं, राइट? और इकोनॉमी ग्रो करती है तो इनकम भी बढ़ता है। तो रेवेन्यू टारगेट्स अगर होल्ड करता है तो। एंड जो लेटेस्ट डेटा आया है और अगर आप रिसीव्स देखेंगे गवर्नमेंट के तो दे वर एट 53.7% ऑफ बजट एस्टिमेट्स, जो पहले पिछले साल था 58.6। तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर साइड पे एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे, गवर्नमेंट को थोड़ी कंजूसी करनी पड़ेगी और कंजूसी करके ही हम लोग यहाँ पे मैनेज कर पाएँगे कि अपने फिस्कल डेफिसिट का टारगेट भी अचीव कर पाएँ। अगर आप सेकंड पॉलिसी चैलेंज देखेंगे तो दूसरा चैलेंज क्या है कि हम इकोनॉमिक एक्टिविटी को इंक्रीज करें सस्टेनेबल मैनर में। कुछ इकोनॉमिस्ट बिलीव कर रहे हैं कि जो गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर है, गवर्नमेंट अगर पैसा खर्च करती है, जैसे मैंने बोला था अभी कि इन्वेस्टमेंट करती है तो ग्रोथ बढ़ता है। लेकिन ये असम्पशन मटेरियलाइज होगा एक एक्सटेंट तक सेकंड हाफ में। क्वेश्चन ये है कि कब तक इंडियन इकोनॉमी हायर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर या कैपिटल एक्सपेंडिचर पर ही टिकी रहेगी? क्योंकि जो फिस्कल कंस्ट्रेंट्स हैं, हमेशा तो हम लोग ऐसा नहीं है यूएस की तरह कि पैसा प्रिंट कर करके और मार्केट में पंप करते रहें और इन्वेस्टमेंट्स करते रहें। जो एलोकेशन है वह 3.4% ऑफ जीडीपी का दिस फाइनेंशियल ईयर, यहाँ पे हमें देखना होगा कि ये हायर ग्रोथ रेट भी हम सस्टेन करें, ठीक है? और जो दूसरे ड्राइवर्स हैं जैसे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, इसको पिकअप करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पिकअप नहीं कर पा रहा है। अगर मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से अब देखें तो एक्सटर्नल अनसर्टेनिटीज़ जो हैं वो चीज़ों को डिफिकल्ट बना रही हैं। विक्ट्री है डोनाल्ड ट्रम्प की, अभी विक्ट्री जो हुई है यूएस में, इससे भी कॉम्प्लिकेशंस और बढ़ गए हैं। तो काफ़ी कन्फ्यूजन है और लोग वेट भी कर रहे हैं कि या कब क्या पॉलिसीज़ लाते हैं। तो जहाँ तक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की भी आप बात करते हैं, तो कहीं न कहीं और एफडीआई की भी बात करते हैं, तो य अब लोग वेट करेंगे कि जनवरी में जब डोनाल्ड ट्रम्प आ जाएँ, उसके बाद क्लैरिटी आए कि उन्हें क्या करना है या नहीं क्या नहीं करना है। Setting realty's H2 revival in stone brick by brick. For the second consecutive quarter in 2024-25, जो रियल एस्टेट, यहाँ मैं रियल एस्टेट सेक्टर की बात कर रहा हूँ जिसमें डीएलएफ, ओबराय ऐसी कंपनीज आती हैं। तो अगर आप देखेंगे तो काफ़ी मतलब फ्यूअर लॉन्चेस रहे 2024-25 में एंड इन्वेंटरी सेल्स जो थी वो एक्सपेक्टेशन से कम रही। तो स्लो पेस जो था लॉन्च का, जो कम मतलब मैं कहूँगा थोड़ा स्लो डाउन हुआ, इसकी वजह से वीक परफॉर्मेंस आया है लिस्टेड डेवलपर्स द्वारा। अगर आप देखें जुलाई से सितंबर क्वार्टर में। तो मैं बता दूँ जो रियल एस्टेट सेक्टर है ना, रियल एस्टेट सेक्टर एफआईएस का भी बहुत फेमस है। इंडिया में जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं वो जानते होंगे कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स हैं, वो भी रियल एस्टेट के लिए इस वक़्त काफ़ी अब एक्सपेक्ट कर रहे हैं पॉज़िटिव चीज़ें और आज आज तक भी काफ़ी मतलब फ़ेवरेट रहा है। तो जो ड्रॉप है सेल्स में, एक तो देखेंगे बीएसई रियल्टी इंडेक्स है। अगर आप देखेंगे इसमें बीएसई रियल्टी इंडेक्स में रियल एस्टेट की कंपनीज़ आती हैं सारी और ये बताता है कि ओवरऑल रियल एस्टेट सेक्टर कैसा चल रहा है, कैसा बढ़ रहा है, घट रहा है। जैसे निफ्टी और सेंसेक्स है, वैसे ही बीएसई रियल्टी इंडेक्स भी है। ये 10% नीचे अपने पीक से, जो पीक था ये था 26 सितंबर को, एंड जो बेंचमार्क है वो 7% नीचे आ चुका है। तो कहीं न कहीं ब्रोकरेज अभी भी कॉन्फिडेंट हैं मेजर रियल एस्टेट फर्म्स के लिए। एक तो इनका कहना है कि सॉलिड लॉन्च पाइपलाइन है। सेकंड हाफ में बहुत रियल एस्टेट जो प्रोजेक्ट से फाइनलाइज़ होके अब लॉन्च हो रहे हैं, ठीक है? डेट लेवल भी सही है इनका, कोई दिक्कत नहीं है डेट वगैरह में, और रेट कट्स अगर हो गए, तो इससे तो देखिए भाई एक तो इनका जो लोन है वो सस्ता हो जाएगा। दूसरा फ़ायदा क्या? पब्लिक का जो लोन है वो भी सस्ता हो जाएगा, वो और ज़्यादा घर खरीदेंगे। तो जो लार्जर लिस्टेड डेवलपर्स हैं जैसे ओबेरॉय रियल्टी, ब्रिगेड एंटरप्राइजेज़, सिग्नेचर ग्लोबल, इन्होंने तो इम्प्रेसिव ग्रोथ और प्री-सेल्स बुकिंग दी है 46 टू 184% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर आप देखेंगे। तो इन कॉन्ट्रास्ट डीएलएफ ने रिपोर्ट किया 69% ड्रॉप
प्रेस्टीज एस्टेट्स प्रोजेक्ट्स ये 43% घटा एंड शोभा ने देखा है 32% डिक्लाइन। तो प्री सेल्स जो है वो डिक्रीज़ हुआ 5% से ईयर ऑन ईयर एंड 26% सिक्वेंशियली। तो कोई बोलता है ना कि ईयर ऑन ईयर और सिक्वेंशियली क्या है, तो मैं कहूँगा ल फॉर एग्ज़ाम्पल जनवरी 2023 से अगर आप कंपेयर करो इस साल के जनवरी 2024 को, तो ये होता है ईयर ऑन ईयर कंपैरिज़न, ठीक है? पिछले साल से इस साल की जनवरी कंपेयर कर रहे हैं और अगर आप दिसंबर से कंपेयर करो, दिसंबर लेट्स से या जनवरी से ही आप कंपेयर करो फरवरी तक, ठीक है? 2024 और ये भी 2024 है। तो ये हो गया सीक्वेंशियल। तो यहाँ पे कम लॉन्च हुआ, सबसे पहले तो जितने टॉप डेवलपर्स हैं उन्होंने लॉन्च कम किए। कुछ तो अप्रूवल इश्यूज़ थे पर्टिकुलरली बेंगलुरु में अगर आप देखेंगे तो मेजर डेवलपर्स के जो लॉन्च है वो 1% से घटे हैं। तो डिस्पाइट दीज़ ऑप्टिकल्स एंड ऑब्स्टिकल्स के बावजूद अगर आप देखेंगे तो ब्रोकरेजेस फाउंड आउट कर रहे हैं कि जो अप्रूवल प्रोसेस है वो रिज़ॉल्व किया जा रहा है। सेकंड हाल्फ बहुत बढ़िया रहने वाला है, पूरी तैयारी चल रही है। एंड थोड़ा कैचअप भी करना पड़ेगा इन्हें क्योंकि जो टारगेट्स हैं एफवाई 25 के और लॉन्च प्रोजेक्शंस हैं, वो कहीं न कहीं थोड़ा-सा वहाँ पे पीछे रह जाएँगे अगर इन्होंने नहीं थोड़ा-सा अभी पुश किया तो। अगर सेल्स बुकिंग एस्टीमेट देखेंगे तो ये है करीब 1.22 ट्रिलियन रुपीज़ फॉर एफवाई 25 एंड जो कवर्ड कंपनीज़ हैं उन्होंने 40% प्री सेल्स में अचीव कर दिया और रिमेनिंग 60% जो है सेकंड हाल्फ में हो सकता है अचीव हो जाए। तो जो टारगेट है, जो गोल है उसका 40% ऑलरेडी हो चुका है रियल एस्टेट इंडस्ट्री का, सेकंड हाल्फ में 60% इनका कहना है कि होगा और अगर सेकंड हाफ में रेट कट्स हो गए तो मुझे लगता है ये एक्सीड ही कर जाएगा। तो कंपनी जैसे कि गोदरेज प्रॉपर्टीज़, मैक्रोटेक डेवलपर्स जो लोधा नाम से काम करते हैं, वेल पोज़ीशन्ड हैं अपने टारगेट्स को मीट करने के लिए क्योंकि ऑलरेडी 51% अचीव कर चुके हैं एंड 48% अपने गोल्स के। तो इन्हें तो सिर्फ 50% ही अचीव करना है और बाकी कुछ कंपनीज़ हैं, उनके लिए यहाँ पे थोड़ा चैलेंजिंग रहने वाला है। तो कोटक सिक्योरिटीज़ जो है ब्रोकर, वो कंस्ट्रक्टिव है सेक्टर में। कह रहे हैं कि डीएलएफ, ब्रिगेड, सिग्नेचर ग्लोबल जो है करंट प्राइसेज़ पे इनके शेयर्स अच्छे हैं। ऑल्दो आप ये मत देख के शेयर बाय कर लीजिएगा, वो आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र या रिसर्च एनालिस्ट से बात कीजिए। ये तो ख़ैर इन्होंने दिया है जनरली कि इन्हें लग रहा है जो। कॉम्बिनेशन जो है मैनेजेबल डेट का, एक तो डेट अच्छा है, सॉलिड लॉन्च पाइपलाइन है और यहाँ पे एग्ज़ीक्यूशन भी स्ट्रॉन्ग है जिसकी वजह से नए प्रोजेक्ट जो हैं वो एग्ज़ीक्यूट होंगे जल्दी, पुराने प्रोजेक्ट्स पूरे डिलीवर हो जाएँगे एंड आगे जो सेल्स है मतलब प्री सेल्स एक्चुअली बहुत बढ़िया रह सकती है, इनका ये कहना है। बस एक रेट कट हो जाए अगर तो रियल एस्टेट तो और मुझे लगता है यहाँ से बहुत बढ़िया करेगा। आते हैं अगले आर्टिकल पे, इंडिया इनकॉर्पोरेशंस इंटरेस्ट कवरेज रेशियो डाउन टू अ 7 क्वार्टर लो। 7 क्वार्टर के लो पर आ गया है क्या? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अब इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या है? देखिए, जो प्रॉफिटेबिलिटी कम आई है ना अभी इस वाले अगर आप देखेंगे हमारे क्वार्टर में, तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 1314 मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज कंपनीज का अब 7 क्वार्टर के लो पे आ गया है, 4.27 टाइम्स आ गया है। जो एनालिसिस है कंसीडर किया गया यहाँ पे कंपनीज का, उन कंपनीज को यहाँ कंसीडर किया गया जहाँ पे नेट सेल्स 100 करोड़ था, एटलीस्ट 100 करोड़ या उससे ज्यादा हो। एंड यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एग्रीगेट इंटरेस्ट कॉस्ट इन फर्म्स का ये बढ़ चुका है 8.2% इन Q2 और उनका जो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है वो कम हो रहा है और इंटरेस्ट एक्सपेंस बढ़ रहा है। तो ये लोएस्ट ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है 6 क्वार्टर्स में। जो नेट सेल्स हैं वो भी सिर्फ 6.4% रहे हैं। तो अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो लो रहता है तो इससे हम लोग कहते हैं कि लोअर ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स अवेलेबल होते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ इंटरेस्ट रेट घट जाए ना अगर, ये भी बहुत बड़ा मैं कहूँगा फ़ायदा रहेगा कंपनीज़ के लिए, या तो फिर यहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़िया हो क्योंकि यहाँ पे आप देखिए इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तभी आप ये है कि इस हाई इंटरेस्ट को भी कवर करके बढ़िया प्रॉफिट ले पाएँगे। नहीं तो आप सस्टेन नहीं कर पाएँगे, आप डेट यूज़ करके थोड़ा टेंशन में भी रहेंगे, राइट? तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो होता क्या है? अभी एक बार ये भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में इंटरेस्ट एक्सपेंस की बात हो रही है और ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, आप भी देखिए इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, जो आपका अर्निंग्स है ना, प्रॉफिट, इसको मैं और सिंपल लैंग्वेज में लिखता हूँ, मैं टेक्निकल टर्म यूज़ ही नहीं करूँगा, प्रॉफिट और इस प्रॉफिट में ना आप इसको इंक्लूड मत कीजिएगा। क्या-क्या नहीं इंक्लूड करना है? इंटरेस्ट और टैक्सेस को। इंटरेस्ट एंड टैक्सेस को। इसको अभी माइनस नहीं करना है एज़ एन एक्सपेंस, तो ये प्रॉफिट बिफोर बिफोर इसको हम लोग लिखते हैं, ठीक है? इसको आप डिवाइड करेंगे, किस चीज़ से आप डिवाइड करेंगे? इंटरेस्ट एक्सपेंसेस से, कि आपके इंटरेस्ट एक्सपेंसेस कितने हैं, ठीक है? और प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो ये रेशियो देखिए, ये बेटर होगा या फिर आपके इंटरेस्ट एक्सपेंसेस अगर घट रहे हैं ना, तब भी ये रेशियो काफ़ी बेटर होगा। तो ये बताता है कि आपका जो प्रॉफिट है
ठीक है? देखिए, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितने गुना है आपके इंटरेस्ट एक्सपेंसेस के, और जितना ज़्यादा हो मतलब आप उतना ज़्यादा अपने इंटरेस्ट के फ्यूचर इंटरेस्ट को कवर कर रहे हैं। मतलब किसी का फॉर एग्ज़ाम्पल प्रॉफिट ₹10 है और इंटरेस्ट ₹2 उसको पे करना होता है फॉर एग्ज़ाम्पल। तो अगले 5 महीने का जो इंटरेस्ट है, वो ये करके चल रहा है, राइट? अगर आप मंथली देखेंगे, लेकिन अगर आप ईयरली प्रॉफिट देखते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो ये ईयरली के हिसाब से होगा, तो जितना बढ़िया ये रेशियो होगा, उतना बढ़िया आपका कवरेज है, आपको चिंता की ज़रूरत मतलब बिल्कुल चिंता की कोई बात ही नहीं है, अगर आपकी कंपनी के ऊपर उधार है, तब भी। तो ये एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है। और यहाँ पे अगर देखेंगे टॉप 10 इंटरेस्ट पेइंग कंपनीज़ कौन-सी है भारत में? वोडाफ़ोन आइडिया, येस, रिलायंस इंडस्ट्रीज़, भारती एयरटेल। अब देखिए तीनों टेलीकॉम कंपनीज़ हैं। आपने देखा टेलीकॉम कंपनीज़ बहुत ज़्यादा उधार की ज़रूरत पड़ती है इन्हें, क्योंकि नई-नई टेक्नोलॉजी आ रही है 6G, 5G, 4G हमारे सामने ये सारी चीज़ें आ गई, तो क्या होगा टेलीकॉम कंपनीज़ को उधार लेना पड़ेगा इसके लिए, राइट? काफ़ी इन्वेस्टमेंट कैपेक्स करना पड़ता है, तो वो उधार पे ही चलती हैं ये कंपनीज़। तो पहले भी जो टेलीकॉम कंपनीज़ बर्बाद हुई थी, जिसकी वजह से जियो को बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी मिली एंटर करने की मार्केट में, वो यही था कि भई इतना ज़्यादा उधार हो गया था ना उनके ऊपर कि वो सस्टेन ही नहीं कर पा रही थी, जो प्राइस लेवल पे जियो ने ऑफर करना शुरू कर दिया था अपने सर्विसेज़ को। इसके बाद आता है ओएनजीसी, एनटीपीसी, ग्रासिम। अब ये देखिए ये सारी बहुत ही कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ ही हैं। ऑयल एंड नेचुरल गैस, पावर सेक्टर, ग्रासिम, ग्रासिम सीमेंट का भी काम करता है, पेंट का भी काम करता है, कंस्ट्रक्शन का करता है। वेदांता, अब देखिए मेटल्स, यहाँ पे इंडियन ऑयल, पावर ग्रिड, फिर से पावर की कंपनी आ गई एक और एक है एल-एन-टी, लार्सन एंड टुब्रो जो कंस्ट्रक्शन है। तो ये जो कोर सेक्टर्स जितने भी होते हैं ना हमारे, भई इनमें तो पैसा इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, इसीलिए कोई आम आदमी इसमें यूजुअली एंटर नहीं कर पाता। आते हैं अगले आर्टिकल पे जो एक एडिटोरियल आर्टिकल है। Q2 जीडीपी नंबर्स हैव पॉजिटिव टेकअवेज। अब Q2 के जीडीपी नंबर के कुछ पॉजिटिव टेकअवेज भी देखते हैं। चीफ इकोनॉमिस्ट है बैंक ऑफ बड़ौदा के, जिन्होंने ये आर्टिकल पब्लिश किया है। जीडीपी नंबर्स जो आए हैं वो मेजर सरप्राइज है, ठीक है? कोई भी नहीं प्रेडिक्ट कर रहा था 5.5% आएँगे, 5.4%, लेकिन बहुत सारे पॉजिटिव्स हैं अगर आप ध्यान से देखो। सेक्टर वाइज़ अगर आप एनालिसिस करो इंडस्ट्री वाइज़, तो दिखाता है कि 4 ऑफ द 8 सेक्टर पिछले साल से बेटर कर रहे हैं। यस, मतलब 8 में से 4 सेक्टर्स जो हैं उन्होंने पिछले साल से ज़्यादा ग्रोथ रिकॉर्ड किया है ऑन अ हाई बेस, तो न्यूमेरिकली लोअर। अगर एग्रीकल्चर है, वो तो एग्रीकल्चर तो देखिए बढ़िया कर रहा है, सबको पता है 3.5% का इन्होंने ग्रोथ अचीव किया है। एंड यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यूजुअली आउटपुट जो है वो और बेटर हो सकता है इस सीज़न, ठीक है? क्योंकि हम आगे और बेटर क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स और बढ़िया हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो हाई ग्रोथ आ सकती है Q3 में जब क्रॉप हार्वेस्ट होगा तो, क्योंकि क्रॉप्स अभी सो किए गए हैं। ऐड टू दिस जो हाई रिजर्वॉयर लेवल्स हैं, दिस मीन्स जो रबी क्रॉप है, वो एक्सपेक्टेड है कि काफ़ी बढ़िया हो सकता है इन एब्सेंस ऑफ एनी वेदर शॉक्स इन मार्च, अप्रैल। तो जो रूरल स्टोरी है कैन ओनली गेट बेटर इन H2 एंड व्हिच इज़ पॉजिटिव फॉर कंजम्पशन, तो कंजम्पशन के लिए काफ़ी ये बेटर रहने वाला है। अगर ये देखिए फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री का इससे फ़ायदा होगा, राइट? टू व्हीलर का फ़ायदा होगा जब रूरल एरियाज़ में जब ग्रोथ होती है ना, तो फर्टिलाइज़र का ग्रोथ काफ़ी अच्छा होता है, फर्टिलाइज़र के स्टॉक्स बढ़ते हैं। टू व्हीलर के स्टॉक्स बढ़ते हैं, ट्रैक्टर के स्टॉक्स बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक के स्टॉक्स बढ़ते हैं एंड कंज्यूमर गुड्स के ऑन द डिमांड साइड, क्योंकि लोग पैसे खर्च करते हैं भाई, अगर लोग पैसा कमाते हैं तो। सेकंड जो सर्विसेज सेक्टर है उन्होंने हायर ग्रोथ रेट पोस्ट किया है इस क्वार्टर पिछली बार से। ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, हॉस्पिटैलिटी, कम्युनिकेशन सेक्टर ये ग्रो कर रहा है 6% और 4.5% से। तो ये इंडिकेटिव है ऑफ स्पेंडिंग सीन लास्ट क्वार्टर, जो मतलब जो स्पेंडिंग हुई है उसके हिसाब से ये इंडिकेटिव है कि ये बढ़िया करेगा। एक्सपीरियंस स्पेंडिंग पे काफ़ी मेजर पुश है बाय हाउसहोल्ड्स दिस सीज़न, जो मैनिफेस्ट करेगा कंटिन्यूड एक्सपेंशन एंड जो Q2 नंबर्स हैं वो नहीं कैप्चर कर रहे हैं फेस्टिव स्पेंडिंग। तो ये भी एनहांस सेल्स दिखाने वाला है, क्योंकि अब ये देखिए ये भी चीज़ें हैं कि सितंबर में लोगों ने पैसे नहीं खर्च किए ज़्यादा और शॉपिंग नहीं हुई। उसका रीज़न ये भी है कि इस बार अक्टूबर में ही दिवाली थी, अक्टूबर में ही दशहरा था, इंक्लूडिंग मी, मैं खुद बोलूँगा, और मेरे आस-पास भी जो लोग हैं, वो उन्होंने सितंबर में पैसे कम खर्च किए, शॉपिंग कम की, क्योंकि 2-2 त्योहार था अगले महीने जहाँ पे बढ़िया डिस्काउंट्स थे और जहाँ लोग शॉपिंग करते हैं। इट्स अ ट्रेडिशन, कल्चर है कि हम उस टाइम पे शॉपिंग करेंगे। तो इसकी वजह से भी हमें लगता है कि बढ़िया ग्रोथ रेट आएगा इस क्वार्टर। फाइनेंस और रियल एस्टेट सेक्टर अगर आप देखेंगे तो 6.7%, 6.2% के हिसाब से ग्रो किया है। एंड रिमेंबर करना चाहिए कि जो पीरियड ऑफ स्लोअर ग्रोथ था बैंक डिपॉज़िट्स का, वो इसी टाइम पे था, ठीक है? एंड यहाँ पे सेवर्स जो थे वो कैपिटल मार्केट्स की तरफ जा रहे थे, तो इसकी वजह से जो हम डिस्कस करते हैं हमेशा कि जो क्रेडिट ग्रोथ है और डिपॉज़िट ग्रोथ है, ठीक है? यहाँ पे कहीं न कहीं थोड़ा प्रॉब्लम रहा है। तो इसको फैक्टर इन करते हुए जो ग्रोथ है ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा खराब नहीं है।
इकोनॉमी अभी कन्वेंशनल बिज़ी सीज़न में है, डिमांड पिक करेगा। बारिश के बाद यूजुअली आप देखिए तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर भी पिकअप करता है, राइट? मानसून के बाद। तो वो भी हमें देखने को मिलना चाहिए कि और बेटर हो। एंड जो तीसरा कंपोनेंट इन्होंने बताया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पर्सनल सर्विसेज़ एंड डिफेंस। यहाँ पे हाईएस्ट ग्रोथ रेट रही, करीब 9.2% अक्रॉस सेक्टर की जो 7.7% था लास्ट ईयर। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अगर आप देखें, तो ये भी अच्छा नहीं रहा, ठीक है? इवन नवंबर में। इनफैक्ट गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो है वो स्लो रहा है फर्स्ट फ्यू मंथ्स ऑफ द ईयर में और क्वाइट शार्पली इसने रिवर्सल दिखाया लास्ट कपल ऑफ मंथ्स में। इसका मतलब ये है कि जो टेम्पो ऑफ ग्रोथ है वो यहाँ से मेंटेन रहेगा एंड बढ़िया हो सकता है आगे अगर सारे डिपार्टमेंट्स अपने एक्सपेंडिचर टारगेट को अचीव कर पाएँ तो। तो जो पिक्चर है 2 मेजर सेगमेंट्स में एग्रीकल्चर एंड सर्विसेज ये पॉजिटिव है, जहाँ थोड़ा बहुत एप्रीहेंशन है एंड देन वेयर हैज़ द प्रॉब्लम बीन? प्रॉब्लम कहाँ पे रही है इनका? ये अब ये पूछ रहे हैं। सबसे पहले तो वैल्यू एडेड फ्रॉम कंस्ट्रक्शन ये 7.7% पे है, जो पहले 13.5% था। बहुत ही बढ़िया था कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए। रोड कंस्ट्रक्शन और हाउसिंग ये मतलब काफ़ी डल रहा सितंबर क्वार्टर में, ठीक है? एंड फेस्टिव सीज़न में लेकिन अक्टूबर से इसने पिकअप किया है, तो ये जो अंडर परफॉर्मर था, अब ये आउट परफॉर्म कर सकता है। माइनिंग, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ तो कंट्रैक्शन देखने को मिला है। ऑलमोस्ट ग्रोथ 0.1% रहा माइनिंग में और इलेक्ट्रिसिटी में 3.3% रहा है। जो बेस इफेक्ट्स थे वो काफ़ी स्टार्क थे, 11.5% और 11.1% रहे हैं रिस्पेक्टिवली और जो सेगमेंट्स थे डिड पुल डाउन ओवरऑल ग्रोथ। ये जो सेगमेंट्स थे ना कंस्ट्रक्शन और इलेक्ट्रिसिटी, पावर, इसकी वजह से ना ओवरऑल जो ग्रोथ है इंडस्ट्री का और हमारे जीडीपी का ना ये थोड़ा कहीं न कहीं इससे खराब हुआ है क्योंकि काफ़ी इम्पैक्ट करता है ये। तो अगर आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी कंज़म्पशन है, Q2 में काफ़ी हाई था, बढ़िया था मिड अगस्त तक, जब एक्सट्रीम हीट था। लेकिन उसके बाद अगर आप देखेंगे जो मानसून आया है, काफ़ी राहत मिली लोगों को लेकिन जो पावर सेक्टर है, जहाँ ग्रोथ एक्सपेक्टेड थी, वो चीज़ इतनी ग्रो नहीं कर पाई। मैन्युफैक्चरिंग की अब बात करते हैं तो अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर रहा है। 17 से 18% वेटेज मैन्युफैक्चरिंग का है हमारे ग्रॉस वैल्यू एडेड में, जीडीपी कैलकुलेट जब हम लोग करते हैं तो। एंड जो परफॉर्मेंस है, वो रही है के शेप्ड। के शेप्ड का मतलब क्या होता है? ये देखिए, ये ग्रो कर रहे हैं। अब ये आपका क्लासरूम है, आप ग्रो कर रहे हैं क्लासरूम ऐसे, लेकिन कुछ बच्चे ग्रो नहीं कर रहे हैं, वो नीचे जा रहे हैं। तो ये के शेप बन जाता है, ठीक है? तो के शेप ग्रोथ रहा है, जहाँ कुछ सेक्टर्स बहुत बढ़िया ग्रो कर रहे हैं, कुछ सेक्टर्स में स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। और ये रिवील हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अगर आप देखेंगे Q2 में कंपनीज़ की। एंड ये सिंगल मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से ग्रोथ नीचे आया क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी अगर आप देखेंगे ना तो वो लो रही है एट द एग्रीगेट लेवल सेक्टर जैसे कि स्टील रिफाइनरी केमिकल इन्होंने रिकॉर्ड किया है लोअर ग्रोथ इन प्रॉफिट्स जिसकी वजह से वैल्यू एडिशन भी कम हुआ है तो गवर्नमेंट भी जो है ये कुछ सब्सिडी फ्रंट लोडिंग कर रही है इस क्वार्टर जो मंथली बजटरी अकाउंट्स में दिख रहा है और इसकी वजह से नेगेटिव वेज आ गया है ग्रॉस वैल्यू एडेड और जीडीपी ग्रोथ रेट में तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि नेगेटिव सरप्राइज़ हमें देखने को मिला। लेकिन देखिए ओवरऑल राइटर का यही कहना है कि यहाँ पे चीज़ें जो थी ना वर्स्ट वो ऐसा लगता है कि हो चुकी हैं ऑलरेडी। आगे इससे वर्स्ट कुछ नहीं होने दिख रहा है हमें होने के लिए। रिस्क फैक्टर जो क्या है कॉर्पोरेट्स के लिए कि एक तो राइजिंग इनपुट कॉस्ट इनके इनपुट कॉस्ट अगर बढ़ते हैं तो और जो बेस इफेक्ट्स है हाई ग्रोथ रेट के ऑफ 8.6% एंड 7.8% ये भी अफेक्ट करेंगे फ्यूचर ग्रोथ नंबर्स को और जो बेस्ड ऑन बॉयंसी सीन इन सर्विसेज इन पर्टिकुलर जो पॉसिबल रिबाउंड है इंडस्ट्री में ठीक है, जो इंडस्ट्रीज़ में स्लो डाउन आया उसमें रिवर्सल रिबाउंड का मतलब रिवर्सल जो है, इसकी वजह से ग्रोथ ऑफ अराउंड 7.5% इन H2 कैन नॉट बी रूल्ड आउट। तो 7.5% का ग्रोथ रेट हम लोग एक्चुअली H2 में एक्सपेक्ट कर सकते हैं और H1 में हमारा कितना रहा है 6% का रहा है। तो इस साल का हमारा एवरेज कितना बैठेगा अगर आप देखेंगे 6 प्लस आई थिंक ये 13.5 डिवाइडेड बाय 2 तो ये करीब न करीब ऐसा आ जाएगा कि आप समझ लीजिए कि 6 कितना 6%? यस? 6 पॉइंट नहीं, सिर्फ थोड़ा-सा ज़्यादा 6.75% मैं कहूँगा, इस तरीके से ये रह सकता है। तो 6.7% का ग्रोथ रेट हम लोग हो सकता है इस साल रिकॉर्ड करें, लेकिन 7% का जो टारगेट है वो अचीव नहीं कर पाएँ और अगर 7% का करना है तो ये जो ग्रोथ रेट है इसको जाना पड़ेगा ऊपर, इसको जाना पड़ेगा 8%, 8.5% की तरफ। तब जाके हम 7% का इस साल का जो एवरेज है वो अचीव कर पाएँगे, अगर सेकंड हाल्फ में हम लोग 8.5% से ग्रो करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर इसे लाइक कर लें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें अगर आपको ऐसी वीडियोज़ रोज़ देखना पसंद है। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।